मेरा नाम कुलदीप सिंह, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और आप लोगों के बीच में आया हूं। और मेरा मकसद इस यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आम जनता को भारतीय संविधान की जानकारी मुहैया कराना, आम जनता को एक सरल भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य मुख्य बातें बताना, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे और आप जानकार बन सकेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस देश में जो संविधान लागू है, उस संविधान की जानकारी एक हर नागरिक को, हर एक आम आदमी को होनी चाहिए। क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियां एक आम आदमी को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए हमने ये आज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे एक एक आर्टिकल पर हम चर्चा करेंगे और एक एक आर्टिकल को हम यहाँ बताएंगे, ताकि एक आम आदमी, एक आम नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी हासिल कर सके। क्योंकि जो भाषा है, संविधान के अंदर जो भाषा दी गई है, जो लैंग्वेज दी गई है, वो बहुत ही कठोर दी गई है, यानी कि बहुत टफ दी गई है। जो हिंदी, अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी भी बड़ी टफ है और इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश भी टफ है। इसलिए ये खास मकसद से हमने आज ये शुरुआत की है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक आम जनता के लिए जानकारी मुहैया कराई जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात और एक सवाल उठता है, भाई संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, वो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। कॉन्स्टिट्यूट, ये इस कॉन्स्टिट्यूट शब्द से लिया गया है। तो इसका मतलब है कि शासन करने का सिद्धांत, शासन करने का सिद्धांत मीन्स एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर गवर्निंग करने का तरीका बताया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसे होगी, शासन व्यवस्था कैसे होगी, देश के ऑर्गेनाइजेशन कैसे होंगे, उन ऑर्गेनाइजेशनों की पावर क्या होगी, उन ऑर्गेनाइजेशनों की लिमिटेशन क्या होगी, और हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, हर नागरिक के फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होंगी। वो सारी की सारी रूल, रेगुलेशन, वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन है। तो उस बजट कैसे पास होता है, कानून कैसे बनता है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, जुडिशरी कैसे काम करती है, उनकी क्या पावर है, उनकी क्या लिमिटेशन है, वो सारी जानकारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। उससे संबंधित सभी रूल, रेगुलेशन, वो सारी चीजें, उन सारी चीजों का एक सिद्धांत, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं संविधान। ये इसका मतलब है। और ये एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, जिसको हम कह सकते हैं या कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यानी कि ग्रांड नॉर्म। इसका मतलब साफ है कि जितने भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन जो भी है, ETC, वो सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। अकॉर्डिंग टू CP शोरान, प्रोफेसर CP शोरान,
Constitution is a ground norm and all laws and regulation under the ground norm. Ground norm is like the umbrella. जैसे एक छाता होता है और छाते के नीचे सारी चीजें छाते के नीचे, यानी कि ये बहुत बड़ा एक ग्रांड नॉर्म है और सभी के सभी एक्ट, रूल, रेगुलेशन सब जो है इस ग्रांड नॉर्म के नीचे है। और मैंने अभी बताया, प्रोफेसर सीपी सोरान ने कहा कि एक ग्रांड नॉर्म है, एक जो है अम्ब्रेले की तरह है, एक छाते की तरह है, और जितने भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन है वो सभी उस छाते के नीचे है, यानी कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। अब इसमें आगे बढ़ते हुए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 आर्टिकल, पार्ट का मतलब भाग, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, नंबर 3 शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां। जब बनाया गया 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, अब 411 के समथिंग आसपास इसमें है। और शेड्यूल जो है वो जब संविधान बना 8 शेड्यूल थी, अब इसमें 12 शेड्यूल है। ये 3 भागों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? 6 दिसंबर 1946 को इसका संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर को, जिसकी पहली बैठक और पहला सेशन 9 दिसंबर को 1946 को हुआ, और जिसमें बहुत सारी कमेटी बनाई गई, जिसमें 8 मेजर कमेटी थी, और 8 में से सबसे बड़ी मेजर महत्वपूर्ण जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, इसको तैयार करना। और इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और उनकी उद्घोषणा 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। कुल समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन कुल समय, और विद डिबेट्स टोटल समय इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और 26 नवंबर 1949 को फाइनली जो है भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। और उसी असेंबली में उद्घोषणा की गई कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उनको इस उपाधि से अलंकृत किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। वो डिबेट्स आप देख सकते हैं, वो डिबेट्स ऑनलाइन भी, और उन पे बहुत सारी किताबें भी हैं, तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको और ज्यादा उसमें डिटेल में जाना है तो। अब इसमें बात कर लेते हैं हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर की, क्योंकि जस्ट हम अब इसके बारे में हम पहला चैप्टर यानी कि इसका इंट्रोडक्शन ही समझ रहे हैं। इस भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, इसकी फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे बड़ी फीचर लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खासियत डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करना,
बिफोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में कोई भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी। तानाशाही या राजशाही व्यवस्था इस देश में, हमारे देश में लागू थी। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था। लेकिन आफ्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन हमारा देश एक लोकतांत्रिक जो है इसमें व्यवस्था कायम हुई, वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म का निर्माण हुआ। दूसरा जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, सहप्रभुता संपन्न, सहप्रभुता संपन्न। इसका मतलब ये है कि ये देश, ये कंट्री, ये स्टेट किसी बाहरी ताकत के द्वारा उसको इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, या फिर बाहरी कंट्री या बाहरी जो ताकत है उसका इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ये सबसे बड़ी खासियत है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। अब तीसरी विशेषता हम वन बाई वन करके इसकी जो है इसकी खास विशेषता हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 3 जो है इसकी जो फीचर है, नंबर 3 जो है वो है सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों को, सभी रिलीजनों को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि 25 से 28 आर्टिकल 25 से 28 के अंदर ये दिया गया है, कोई भी भारत देश का नागरिक, कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, उसको प्रोपेगेट कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये इसकी जो है मुख्य खासियत है, यानी कि मुख्य विशेषता है। नंबर 4, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी न्यायपालिका निष्पक्ष होगी, इंडिपेंडेंट होगी, किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। ये इसकी भारतीय संविधान की मुख्य और अहम जो है विशेषता है। नंबर 5, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, डिवीजन ऑफ पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी को भी अल्टीमेटली फुल पावर नहीं दी जाएगी या न दी गई है, क्योंकि भारतीय संविधान ने पूरे देश को चलाने के लिए, पूरी गवर्नमेंट को चलाने के लिए 3 अंगों में इसको डिवाइड किया। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशरी। डिवीजन ऑफ पावर यानी कि कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर के ऊपर, कानून को इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का, और जुडिशरी का क्या काम है, उन सभी कानूनों को देखना, और सभी कानूनों को देखना यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो काम जुडिशरी को दिया गया वो दिया गया, यानी ये कह सकते हैं गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चेक एंड बैलेंस का काम है। हम ना ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर बड़ा है, लेजिस्लेचर के अंदर कानून बनाने के लिए राज्य की विधायिका और पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर जितने भी आईएएस, आईपीएस, डीसी, कलेक्टर, प्रेसिडेंट हेड, एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रेसिडेंट, और इधर जुडिशरी सीजीआई
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हम ये नहीं कह सकते जुडिशरी बड़ी है, एग्जीक्यूटिव बड़ा है या फिर लेजिस्लेशन बड़ा है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम। सभी को जो है उस संविधान के दायरे में रह के काम करना है। लेजिस्लेचर को संविधान के दायरे में रह के काम करना है, एग्जीक्यूटिव को संविधान के दायरे में रह के काम करना है, और जुडिशरी को भी संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। ये जो है इस भारतीय संविधान की ये मुख्य जो है जो विशेषताएं हैं। और इसके अलावा भारतीय संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार, 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध हम बाद में इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। और 25 से 28 आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 जो है सांस्कृतिक अधिकार। डिटेल में इनमें बाद में चर्चा करेंगे। और 32 के अंदर जो है 5 रिट दी गई हैं। 5 जो है तो रिट दी गई हैं। वो रिट कौन सी है, हम जब फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करेंगे तब इस पे हम डिटेल में अपनी बात रखेंगे, इसको डिटेल में इसको समझेंगे। अभी फिलहाल फंडामेंटल राइट्स 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 सांस्कृतिक अधिकार, और 32 के अंदर जो है 5 रिट दी गई हैं। अगर जहां पर भी 14 से 18 समानता के अधिकार का वायलेशन होता है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार का जहां उल्लंघन होता है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध जहां जो अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन होता है, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन जहां होता है, 29 से 30 सांस्कृतिक जो अधिकार दिया गया है, इन सभी का वायलेशन जहां होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो हम 5 जो रिट दी गई हैं उन 5 रिट के माध्यम से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जा सकते हैं। इवन हम एक सिंपल चिट्ठी लिखकर भी किसी भी भारतीय न्याय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी जस्टिस को हम वो लेटर लिख सकते हैं। अगर हमारा कहीं किसी भी नागरिक का ये दिए गए मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इनमें से कहीं किसी का भी उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें वहां पर बहुत भारी भरकम किसी एडवोकेट को करने की जरूरत है या फिर बहुत बड़ा वकील करने की जरूरत है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से, अनपढ़ है तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से अपनी जो समस्या बताएं। अगर आप डिटेल में इनको जान लोगे, ये 14 से 18 समानता अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी क्या है, और 29 से 30 सांस्कृतिक आजादी क्या है, तो इन सबको जान लोगे तो अगर आपका किसी भी भारतीय नागरिक का किसी का भी उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी जस्टिस को डायरेक्ट अपने घर से जो है एक डायरेक्ट जो है लेटर पोस्ट कर सकते हो और आप अपनी समस्या उसमें लिख सकते हो कि मेरा ये मूलभूत अधिकार है, इसका हनन हुआ है। तो उसके लिए सारी जानकारी हम इसमें देंगे, कैसे कौन कौन से स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन सा शोषण का विरुद्ध अधिकार है, कौन कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये रिट भी बताएंगे ये कौन सी रिट है और कैसे कौन से अधिकार में कौन सी रिट जाएगी। हालांकि आपको इस रिट की जानकारी होना वो अच्छी बात है, लेकिन आपको सिर्फ इतनी जानकारी हो जाए
आपको इन सारे अधिकारों के बारे में जानकारी हो जाए तो आप डायरेक्ट जो है आप सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिख सकते हो, स्पीड पोस्ट आप कर सकते हो, रजिस्टर्ड लेटर भेज सकते हो, इवन पोस्ट कार्ड भी आप भेज सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो भी एक्शन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़ी पावर है। वो इस भारतीय संविधान का गार्जियन कहा गया, जिसको भारतीय संविधान का गार्जियन कहा गया है। किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथाह पावर है। वो सारी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स, इसकी फंडामेंटल राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बाद ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इसकी खासियत है कि इसमें ड्यूटी भी बताई गई है, किसकी क्या ड्यूटीज है, किसके क्या करते हुए हैं। जो इसके अलावा राज्य के सबसे बड़ी विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें वो सारी चीजें, वो सभी आर्टिकल इसमें वो लिखे गए हैं कि इन सभी आर्टिकल और इन सभी पॉलिसी, जो भी सरकार अगर प्लानिंग बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए जो प्रावधान है, प्रोविजन है, उनको ध्यान में रखते हुए राज्य या स्टेट गवर्नमेंट वो पॉलिसी बनाएगी, यानी कि वेलफेयर स्टेट। तो ये बहुत ही बड़ी इस कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी जो है फीचर है, बहुत बड़ी जो है इसकी विशेषता है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे जो आगे इसकी जो विशेषता है, फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड, जो रिजिड इन द सेंस मतलब कठोर या लचीला, दोनों है। लचीला, कठोर और लचीला, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर है। लचीला यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि अमेंडमेंट पावर, एक नॉर्मल जो है अमेंडमेंट भारतीय संविधान के अंदर की जा सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कठोर स्पेशल प्रोविजन यानी कि राज्य के विधायिका के 50% जो है इसमें बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको कठोर यानी कठोर संविधान भी है और लचीला है। ये दोनों इसकी फीचर हैं। और इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन फीचर्स आर्टिकल 352 के अंदर कोई भी एक विशेष परिस्थिति का निर्माण ऐसा हो जाए जो देश के लिए घातक है, खतरा है, तो उस समय जो है आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है। ये कैसे होती है, इसके लिए कैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हम जब इस पर डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। 356 आर्टिकल राज्य इमरजेंसी, ये राज्य की इमरजेंसी है, ये नेशनल इमरजेंसी, ये राष्ट्रीय आपातकालीन 352 में, 356 में राज्य आपातकालीन। और आर्टिकल 360 के अंदर वित्तीय आपातकालीन यानी कि जो है फाइनेंस इमरजेंसी, जो आज तक इस देश में लागू नहीं हुई है, वित्तीय आपातकालीन। तो ये 3 इमरजेंसी प्रोविजन है, जिसको हम इमरजेंसी के चर्चा करेंगे, तो हम इसमें डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम मोटी बात भी भारतीय संविधान के अंदर फीचर क्या है, और सबसे बड़ी खासियत जो भारतीय संविधान की है वो है भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर, ढांचा, ये ढांचा क्या है, कैसा ढांचा है, तो आप लोगों को मैं बताऊं, भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो फेडरल है, फेडरल संघीय ढांचा है, क्योंकि इसके विपरीत होता है एकात्मक, इसके विपरीत, इसका अपोजिट एकात्मक।
फेडरल का मतलब संघीय और एकात्म मतलब असंघीय। संघीय का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। किसी विशेष कोई पर्टिकुलर किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के पास अकेली पावर नहीं, यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि बांटा गया है। एग्जीक्यूटिव का काम जैसे लेजिस्लेचर का काम, एग्जीक्यूटिव का काम और जुडिशरी का काम, ऐसे शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसी विशेष एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सारी शक्तियां नहीं दी गई हैं। चेक एंड बैलेंस का सबसे बड़ी खासियत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। अगर कोई ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान दिया गया है कि अगर लेजिस्लेचर विधायिका बनती कैसे है, एमएलए और एमपी मिलाकर विधायिका बनती है। हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, अगर उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, दोनों को मिलाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। 2 सदन है, अपर सदन और एक लोअर सदन, लोअर हाउस और अपर हाउस। उन दोनों में दोनों के जो एमपी और एमएलए विधायिका, राज्य की विधायिका, अगर वो संविधान के विपरीत काम करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। उसका प्रावधान भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और एग्जीक्यूटिव के अंदर एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट से नीचे डीसी कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, तमाम जितने भी नौकरशाही हैं वो सारी एग्जीक्यूटिव में आती है। अगर वो भी संविधान के विपरीत काम करते हैं या फिर ऐसा उनका आचरण खराब है तो उनको भी हटाने का प्रावधान दिया गया है। इवन जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई या फिर कोई जस्टिस या फिर हाई कोर्ट का जस्टिस या फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो या फिर लोअर जुडिशरी हो, कोई उन जजों को भी हटाने का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो ये संघीय ढांचा यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, और यानी कि शक्तियां किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में नहीं, किसी विशेष अधिकारी के हाथ में नहीं। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात, और इसमें भारतीय जो संविधान की जो सबसे बड़ी बात है, यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन, कानून का शासन। इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो इस देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी क्यों ना हो, वो जो है यानी कि कानून से जो है ऊपर नहीं है। सभी के सभी कानून के अधीन है। मीन्स अब कानून के अधीन सभी अधिकारी कानून के अधीन है, और कानून किसके अधीन है? वो संविधान के अधीन, यानी कि संविधान सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम है। अब हम नेक्स्ट फीचर की इसमें बात करते हैं। तो मताधिकार अडल्ट फ्रेंचाइज, वोट देने का अधिकार। 18 वर्ष से कोई भी वयस्क महिला हो या पुरुष हो, सभी को क्या है? वोट देने का अधिकार है। वोट देने का प्रावधान दिया गया है। उस डेमोक्रेटिक फॉर्म को बनाने में उनकी भागीदारी वो दे सकते हैं। और इसके साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप, जो नेक्स्ट जो फीचर है, सिंगल जो है सिंगल सिटीजनशिप है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
जो जो यानी डिवीजन ऑफ पावर है, जिसमें शक्तियों को बांटा गया है, और इवन कानून बनाने की जो शक्तियां हैं उसको भी बांटा गया है। जो कानून जो बनता है उसकी पावर है उसको भी बांटा गया है। तो किसको कानून बनाने का अधिकार है, वो हमारा 200 जो है समथिंग 246 आर्टिकल बताता है, जिसमें 7th शेड्यूल है, 7वीं जो है शेड्यूल, उसमें 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट हैं। पहली जो है सेंट्रलिस्ट, दूसरी जो है स्टेट लिस्ट, तीसरी जो है कंकरेंट लिस्ट। ये सेंट्रलिस्ट केंद्रीय सूची, केंद्रीय, ये राज्य, और ये समवर्ती सूची। इसमें 97 मैटर्स दिए गए हैं। इसमें 66 कभी कम या ज्यादा होते रहते हैं। इसमें 46 या फिर 47 मैटर दिए गए हैं। वो मैटर दिए गए हैं कि इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है। सेंट्रल लिस्ट में जितने भी मैटर दिए गए हैं, जैसे करेंसी का, डिफेंस का, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। स्टेट लिस्ट में जो मैटर दिए गए हैं, राज्य का टैक्स, रोडवेज, एजुकेशन, वो एग्जाम्पल के तौर पे उस पर कानून बनाने का राज्य की विधायिका को है। इसी तरह से जो करंट लिस्ट में जो दिए गए हैं मैटर, समवर्ती सूची में जो मैटर दिए गए हैं, उन पर जो है पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। और इनकी ज्यादा डिटेल में हम चर्चा जब हम यहाँ पर करेंगे, इन लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, तब इसमें डिटेल में हम जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी फीचर जो जुडिशियल रिव्यू, ये आर्टिकल 13(2) के अंदर, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर और फीचर आर्टिकल 13(2) के अंदर दी गई है। हम आर्टिकल को, इन सभी आर्टिकलों को, सभी अनुच्छेदों को स्टेप बाय स्टेप करके हम इसको समझेंगे, ताकि और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी लोगों को समझ में आए, आम आदमी को इसकी जानकारी हो। क्योंकि जब आम आदमी को इसकी जानकारी होगी तो वो अपने हक और अधिकार और सही डेमोक्रेटिक कंट्री तभी बन सकती है जब उनको अपने भारतीय संविधान की जानकारी हो। और इसमें एक फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है? सॉवरेनिटी, इसको प्रभुत्व संपन्न, किसी बाहरी ताकत का कोई भी इंटरफेयर हमारे देश में नहीं। इक्वलिटी, समानता फिलोसफी है। अगर हम इसको प्रीएम्बल पर चर्चा करेंगे तब इसमें सारी चीजें आएंगी। जुडिशरी यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये इसकी फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाईचारा, सभी देशवासियों में भाईचारा कायम हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगली जो फिलोसफी है, डिग्निटी, ये कहता है कि हर व्यक्ति की
हर नागरिक की अपनी डिग्निटी हो और हर नागरिक किसी भी उसकी डिग्निटी का कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। फेडरल सिस्टम, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये तमाम जो सारी चीजें हैं ये फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको हम फीचर भी कह सकते हैं। तो हमने आज इस चैप्टर में, आज इस वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन कैसे हुई और उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर मुख्य हमने डिस्कस की हैं और सिंपल और सरल भाषा में हमने डिस्कस की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। और मुझे आप बताइए अगर और कुछ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इसमें और मैं अच्छी तरह से इसमें सुधार कर सकूँ और आप और अच्छे कंटेंट्स आपको बता सकूं और अच्छा तरीका भी बता सकूं। तो जो भी फीडबैक हो, जो आपको कैसा समझ में आया, वो सारी चीजें इसमें आप इसमें कमेंट के बॉक्स के अंदर आप बताइए। और नेक्स्ट जो है हम इसमें नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे और इन बिटवीन हम प्रेम्बल के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको 1 बाई 1 करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी भाग पर हम चर्चा करेंगे तो शायद जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी सभी लोगों को हो जाएगी।